हेलो फ्रेंड्स, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे विज्ञान की श्रृंखला में आपसे ब्लड की शुरुआत करी थी और ब्लड का एक लेक्चर हमारा पहले हो चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप इस वीडियो को देखने से पहले हमारी पिछली वीडियो को देखिएगा, क्योंकि पुरानी बातों का ही इस वीडियो से जुड़ाव होगा। बिना उसके इसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को देखने से पहले पहली वाली वीडियो को देखिएगा। हमने लास्ट वीडियो में आपसे जो बात करी थी उसमें ब्लड पे बात करी थी आपसे। इसके दो भाग बताए थे। पहला आपको प्लाज्मा बताया था और प्लाज्मा की बात हम पूरी कर चुके थे। बताया था कि 60% भाग होता है प्लाज्मा हमारे संपूर्ण ब्लड का, और उसके बाद में जो 40% हिस्सा होता है वो कणिका या कण होता है। कणिका जिसको हम सेल भी बोल देते हैं या फिर कोशिका कह देते हैं। और आज जो हमें चर्चा करनी है वो इस पे करनी है, कणिकाओं पे आज हमको चर्चा करनी है, क्योंकि प्लाज्मा हम कंप्लीट कर चुके हैं। कणिकाएं ये 3 प्रकार की होती हैं जो 40% भाग को बनाती हैं। उन 3 में जो सबसे पहली होती है उसको हम आरबीसी के नाम से जानते हैं। आरबीसी या आरबीसी, भाई प्लूरल है इसलिए एस लगा दिया है। आरबीसी के नाम से जानते हैं। अब ये आरबीसी, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका या फिर कण या फिर कोशिका या सेल कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारी बात आती है वो बात आती है WBC की। WBC यानी वाइट ब्लड सेल। वाइट का मतलब यहां पर सफेद नहीं है, श्वेत है। और श्वेत और सफेद में अंतर होता है। भाई श्वेत जो होता है हमारा वो होता है जिसमें हल्का पीलापन हो, जैसे सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश सफेद नहीं होता है, वो श्वेत होता है, लेकिन उस श्वेत को हम येलो ना बोल के व्हाइट बोलते हैं। आरबीसी हो गया हमारा WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कण। तीसरे नंबर पे जो बात आती है हमारी वो आती है हमारी प्लेट की। प्लेटलेट्स, इनको प्लेटलेट्स बोलते हैं। प्लेट वही जो डेंगू मच्छर के काटने से कम हो जाती हैं। एक एक करके हम आपसे इन पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आरबीसी की। देखिए आरबीसी रेड ब्लड सेल, रेड यानी लाल रक्त कणिकाएं, इनकी बात करें तो जो आरबीसी हैं इनकी संख्या पाई जाती है। किसमें? महिलाओं में। इनकी संख्या जो है पुरुष यानी मेल में तो कुछ और होती है, और फीमेल में कुछ और होती है। भाई कितनी होती है? जो मेल में होती है वो 45 से लेकर 50, मेल में जो होती है वो 50 से लेकर 55 लाख होती है। 50 से 55 लाख या फिर 55 से 60 लाख, हल्का फुल्का अंतर होता है इसमें 2-4 लाख का, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 50 से 55 लाख यानी 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। देखिएगा इस शब्द को, यहां मिलीमीटर है ना कि मिलीलीटर। गलत है ये शब्द जो किताबों में दिया गया है, ये वाली बात गलत है, ये वाली बात सही है। लेकिन यहां पर सवाल बनता है मिलीमीटर का मतलब कैसे, कैसे नापा कैसे जाए इसको, कि आखिर क्या चल रहा है, कैसे नापा जाए। भाई पुरुषों में 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या पाई जाती है। इसका मतलब होता है कि अगर हम 1 मिलीमीटर भुजा का कोई भी घन बना लें, 1 मिलीमीटर भुजा का कोई भी घन अगर हम लोग बना लें,
घन यानी कोई भी बॉक्स बना ले, कोई डिब्बा बना ले जिसकी कोई सी भी एक भुजा 1 मिलीमीटर है, 1 mm, और इस बॉक्स में ब्लड को भर दें, तो इस बॉक्स के भर जाने पर उसमें आरबीसी की संख्या को अगर गिना जाए तो 50 से 55 लाख के बीच में होगी। 50 से 55 लाख के बीच में होगी। उसी प्रकार से महिलाओं का ले लिया जाए। महिलाओं में आरबीसी की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम होती है, 45 से 50 लाख होती है इनमें प्रति घन मिलीमीटर ब्लड में। 45 से 50 लाख। भाई क्यों होती है? मैंने बोला मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कारण इनका ब्लड लॉस होता है, जिससे कंटिन्यू इनकी ब्लड में आरबीसी की संख्याएं कम रह जाती हैं। भाई ब्लड वेस्ट हो रहा है इनका। और वैसे भी हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है। यही कारण है उसके पीछे। खैर, आरबीसी की संख्या की बात करी कि इनकी जो संख्या है वो 50 से 55 लाख और 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर ब्लड में होती है। उसके बाद बात करते हैं, इनके नाम से ही हमको पता चलता है कि ये लाल हैं। लाल हैं ये, लाल, रेड मतलब लाल, लाल। लेकिन क्यों हैं लाल? क्योंकि इनके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये प्रोटीन है जो जिम्मेदार है ब्लड का रंग लाल कर देने के लिए। लेकिन अगर हम इस हीमोग्लोबिन को तोड़ दें, इस हीमोग्लोबिन को तोड़ दें तो 3 भागों में टूटता है। पहला होता है अल्फा प्रोटीन, दूसरा होता है बीटा प्रोटीन, और ये अल्फा और बीटा प्रोटीन पूरे हीमोग्लोबिन का 95% भाग होते हैं। जो अल्फा प्रोटीन है इसका रंग होता है लाल, जो बीटा प्रोटीन है इसका रंग होता है नीला। लेकिन जो 5% हिस्सा बचा, भाई ये दोनों ने मिलकर 95 यानी 95% भाग बनाया। अब जो हमारा 5% हिस्सा बचता है वो बचता है आयरन का, यानी हीम का, जिसको हम स्मॉल टी से बताते हैं। एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया और एक हीम हो गया, जिसको स्मॉल टी से। हालांकि ये बात थोड़ा डीप में चली गई है। वजह अगर इतनी, बस आप लोगों से अगर आप एसएससी का या एसआई वगैरह का भी पेपर देने जा रहे हैं तो हीमोग्लोबिन में पूछ सकता है कि हीम की मात्रा कितनी होती है। लेकिन अल्फा बीटा प्रोटीन बस 2 ही एग्जाम में पूछी जा सकती है, या तो पीसीएस के पेपर में या फिर आईएएस के पेपर में। इन दोनों के अलावा किसी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ये जो 5% है इसका रंग होता है एक्चुअल में हरा। इसका लाल हो गया, इसका नीला, देन इसका हरा। और जब लाल, नीला और हरा रंग हम एक साथ मिला दें तो रंग बन जाता है बैंगनी, यानी बैंगनी, जिसको हम वॉयलेट बोलते हैं अंग्रेजी में। हीमोग्लोबिन का रंग हो गया बैंगनी और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग हो गया लाल। कहानी देखिए बदल गई पूरी। मानव का रक्त लाल होता है क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। कौन सा? हीमोग्लोबिन। बट एक्चुअल में प्रोटीन के साथ आयरन भी है। जो हीम है वो आयरन है जो 5% है, और ये 5% है जो संपूर्ण ब्लड को लाल कर दे रहा है।
हालांकि चलिए इसके बाद में मिला लीजिए। और 95% तो ग्लोबिन प्रोटीन है। जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो 95% है, जिसमें 2 प्रकार के प्रोटीन मिले हुए हैं। पहला अल्फा प्रोटीन जो लाल रंग का होता है, दूसरा बीटा प्रोटीन जो नीले रंग का होता है। देन हमारा ये हीमोग्लोबिन कंप्लीट हो गया। हीमोग्लोबिन हो गया जी हमारे ब्लड का रंग लाल। क्योंकि हमने बात करी भाई कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, कणिकाएं तो हैं, कणिका का मतलब क्या होता है, मतलब होता है सेल। और सेल क्या होता है, कोशिका। और कोशिका में पाया जाता है केंद्रक। कोई भी कोशिका अगर होगी तो उस कोशिका में केंद्रक पाया जाएगा। लेकिन लाल रक्त कणिकाओं का अलग ही कहानी है। ये जो होंगी इनमें स्तनधारियों में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। मतलब पहले तो होता है, जब कोशिका बनती है या कणिका बनती है, ये लाल वाली आरबीसी बनती है, तो उसमें केंद्रक होता है, लेकिन समय के साथ साथ खत्म हो जाता है, खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके 2 अपवाद हैं। अपवाद एक तो हो गया ऊंट, ऊंट, दूसरा हो गया लामा। ये कुछ भेड़ जैसा लगता है देखने में, लामा भेड़ बकरी के टाइप से एक जीव होता है उसकी तरह। जो ऊंट होता है इसकी आरबीसी में हमेशा ही केंद्रक पाया जाता है, खत्म ही नहीं होता। हालांकि ऊंट स्तनधारी है, ये भी स्तनधारी है, इसकी आरबीसी में भी केंद्रक पाया जा रहा है, वो भी खत्म नहीं होता। खैर आरबीसी की बात है। जो आरबीसी है इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। चलिए बाद में बात करेंगे उसकी। तो लाल रंग हो गया, इसमें केंद्रक की बात कर ली। साथ में बात चलती है आरबीसी में कि जो आरबीसी है आखिर इसका मेन फैक्टर क्या है। जो आरबीसी में ये ग्लोबिन प्रोटीन बताया है 95% यही जिम्मेदार है ऑक्सीजन को लाने में और ले जाने में। कैसे भाई, जो हमारा ग्लोबिन प्रोटीन अलग अलग तो है नहीं कि हीम अलग है ग्लोबिन अलग है, यानी पूरा मिला हुआ है, जिसको हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। अब ये हीमोग्लोबिन की क्या कहानी है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन यानी एच भी लिखते हैं हीमोग्लोबिन को हम, जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। यानी हमारे ब्लड में है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और क्रिया करने के बाद में ये बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी HBO, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारी कोशिकाओं तक जाएगा और कोशिकाओं पर जाने के बाद में ये टूट जाता है, यानी कोशिकाओं को ऑक्सीजन दे देता है और कोशिकाओं के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ क्रिया कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 इसके साथ क्रिया करके ये हीमोग्लोबिन कार्बोएमीन यौगिक बनाता है। यानी हीमोग्लोबिन कार्बोएमीन, कार्बोएमीन यौगिक बनाता है। इसको बनाएगा और लेके आएगा हमारे फेफड़ों तक, वहां पर फेफड़ों में टूट जाएगा और यही क्रम बार बार चलता रहता है। वो वापस फेफड़ों में फिर इससे क्रिया करेगा। यानी हीमोग्लोबिन जिम्मेदार है ऑक्सीजन को लाने के लिए और ले जाने के लिए। वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा और ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक लेके जाएगा। इस काम को करता रहता है हमारा हीमोग्लोबिन। स्क्रीनशॉट लेना है।
अगर मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, हमारे रक्त में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो इसको हम रक्त क्षीणता के नाम से जानते हैं। यानी सीधी सीधी बात, रक्त की कमी या एनीमिया, इसको बोलते हैं। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की बात इतनी आती है, बात आरबीसी की कर रहे हैं तो आरबीसी के निर्माण की बात करते हैं। आरबीसी जो हमारी बनती है, इसका निर्माण होता है हमारा लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो। लाल अस्थि मज्जा में रेड बोन मैरो, बोन हड्डी, मैरो यानी मज्जा, इसका निर्माण होता है। ये होता कहाँ है? मान के चलिए आपकी ये हड्डी है, कुछ इस प्रकार से हड्डी होती है भाई, और हड्डियां जो है मोस्टली ऐसे लंबी हड्डी बीच में से खोखली होती हैं, यहां भी पानी भरा होता है। ये वाला हिस्सा होता है जहां पर आरबीसी का निर्माण होता है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, यहां से आरबीसी का निर्माण हो रहा है, लाल अस्थि मज्जा में हो रहा है आरबीसी का निर्माण। ये रेड रंग का होता है, लाल रंग का, यहां से अंदर से, यहां से निर्माण हो गया। निर्माण होने के बाद में इनका जीवन रहेगा, ये अपना जीवन काल जिएंगी। कितना जिएंगी भाई जीवन काल? कम से कम 20 दिन, अधिकतम 120 दिन। 20 से 120 दिन के बीच में इनका जीवन काल होगा, यानी उसके बाद इनकी भी मृत्यु होनी है। तो इनकी मृत्यु हो, लेकिन उससे पहले जीवन की बताते हैं। लाल अस्थि मज्जा का निर्माण, लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण हो रहा है, लेकिन ये तब है जब बच्चा मां के गर्भ के बाहर है, यानी जन्म ले चुका है। अगर बच्चा मां के पेट में ही है तो उस समय आरबीसी का निर्माण जो होगा वो लाल अस्थि मज्जा में नहीं होगा, तब निर्माण होगा या तो लीवर में, लीवर यानी यकृत, या फिर होगा प्लीहा में। प्लीहा यानी तिल्ली भी बोलते हैं इसको, तिल्ली या स्प्लिन, स्प्लिन इसको बोलते हैं, तिल्ली लीवर के थोड़ा पास में को होती है। इन दोनों में होगा, या तो लीवर में होगा या फिर प्लीहा में होगा। कब? जब बच्चा मां के गर्भ में है। लेकिन अगर बच्चा मां के गर्भ के बाहर है तो उसका निर्माण भाई लाल अस्थि मज्जा में होगा। इनका निर्माण होने के बाद इनका जीवन चलेगा 20 दिन या फिर 120 दिन, उसके बाद इनकी मृत्यु होनी है। जब इनकी मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के पश्चात पहले ये लीवर में चली जाती हैं। जब इनकी मृत्यु हो जाएगी आरबीसी की तो ये लोग लीवर में चले जाएंगे, और लीवर में जाने के बाद इनका पाचन होगा, इनको पचाया जाएगा, और पाचन हो जाने के बाद में जो इनके अवशेष बचेंगे, जो इनके टुकड़े बचेंगे, उनको प्लीहा में भेज दिया जाता है। इसी कारण प्लीहा को इसका कब्रगाह बोलते हैं। अगर इनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद ऐसे नहीं है भाई किताबें बोलती हैं ये जाके प्लीहा में मरती है, नहीं। अगर इनकी मृत्यु हो गई, कहाँ हुई? ब्लड में मर गई। मरने के बाद ये चले जाएंगे पहले लीवर में, ठीक है। लीवर में चली गई, लीवर में जाने के बाद इनका पाचन शुरू हो जाएगा, इनको पचाया जाएगा, यानी इनसे जो जो निकाला जा सकता है वो निकाल लिया जाएगा। ऐसे ही मान के चलिए कि व्यक्ति का अगर पोस्टमार्टम हो रहा है तो कुछ हिस्सों को निकाल लिया जाता है, इसमें से जो काम की चीजें होंगी वो पाचन हो जाएगा उनका, ताकि दोबारा अगले में काम आ जाए। और जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल, अवशिष्ट पदार्थ होगा, अवशेष बचे होंगे, उनको प्लीहा यानी स्प्लिन या तिल्ली, एक ही नाम है, इसमें भेज दिया जाता है। इसी कारण प्लीहा को भैया कब्रिस्तान बोला जाता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। लेकिन क्योंकि पाचन तो हो रहा है लीवर में भी, एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है इस बात को
कि कब्रिस्तान लीवर को बोलें या प्लीहा को बोलें। अगर लीवर और प्लीहा एग्जाम के ऑप्शन में दोनों हैं तो प्लीहा को मार दीजिए, लेकिन अगर प्लीहा नहीं दिया हुआ है तो लीवर पे टिक कर देना, क्योंकि लीवर में भी तो पाचन हो रहा है। मरने के बाद जा तो पहले लीवर में ही रही है, इसलिए पहले लीवर को टिक करना, देन प्लीहा पर पहुंचना। अगर दोनों ऑप्शन एक साथ दिए हुए हैं तो आप प्लीहा को टच करिए, इसी को टिक करना है फिर, वरना तो फिर लीवर पे मार दीजिए। कहानी को आगे चलाते हैं। इनकी जीवन मृत्यु हो गई, इनका काम हो गया ऑक्सीजन को लाना ले जाना। भाई आरबीसी की जो संख्या है, मैंने बताया भाई महिलाओं में 45 से 50 लाख और पुरुषों में 50 से 55 लाख होती है। लेकिन चाहे महिला हो या पुरुष हो, ये दोनों अगर सो जाएं रात में तो आरबीसी की संख्याएं 5% कम हो जाती हैं लगभग। क्यों हो जाती हैं कम? आरबीसी का जो असली काम है वो ऑक्सीजन को लाना और ले जाना है, क्योंकि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को लाता है और ले जाता है। ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है? हमारी कोशिकाओं को जरूरत होती है, क्योंकि कोशिकाएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन से एनर्जी बनाती हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज से। उसका प्रोसीजर भी है भाई। ऑक्सीजन ग्लूकोज से कैसे बनती है? मान के चलिए ग्लूकोज है हमारी C6H12O6 प्लस O2 इज इक्वल टू हमारा H2O वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस हमारी एनर्जी बनेगी। ये प्रोसीजर होता है हमारा एनर्जी बनाने का। इस एनर्जी को हम इस्तेमाल ले लेते हैं, ये हमारा हीमोग्लोबिन से क्रिया करके नाक से बाहर निकल जाता है। ये हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता है जो कुछ पसीने से निकल जाता है, उसके अलावा कुछ मूत्र के द्वारा बाहर चला जाता है। यानी मेन प्रोसीजर है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन को ला कौन रहा है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है आरबीसी में। जब व्यक्ति सोता है तो एनर्जी की अधिक आवश्यकता होती नहीं है, बहुत कम एनर्जी चाहिए। और जब एनर्जी कम चाहिए तो ऑक्सीजन ज्यादा जाए क्यों? और जब ऑक्सीजन ज्यादा जा नहीं रही है तो भाई आरबीसी की जरूरत ज्यादा हो क्यों? और जब आरबीसी की जरूरत नहीं है तो व्यक्ति जब सोता है तो 5% की संख्या कम हो जाती है। यही कारण है कि अगर हम लोग दिन में सोते हैं तो हमको वीकनेस महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है। वजह क्या है? क्योंकि हमें सो के रात में भी सोए आरबीसी कम हुआ, भाई दिन में भी सो गए तो भी आरबीसी कम हुआ, 2 टाइम सोए तो आरबीसी कम हुआ, और आरबीसी कम हो गया तो कमजोरी तो महसूस होगी। भाई ब्लड है हमारा, आखिर कुछ सेल तो कम होते हैं। भाई 45-50 लाख का मतलब ये तो 45 से 50 लाख 1 घन मिलीमीटर रक्त में थे। इतने सारे ब्लड, मतलब इतनी सारे ब्लड का 5% घटाया जाए तो बहुत सारी संख्याएं कम हो जाएगी, इसलिए हमको वीकनेस महसूस होती है। कहानी बढ़ाते हैं कि भाई ऑक्सीजन हमको कम चाहिए थी, क्यों? क्योंकि ऊर्जा की कम आवश्यकता है, तो 5% संख्या कम हो गई। लेकिन अगर किसी वजह से ऑक्सीजन का लेवल ही कम कर दिया जाए, मान के चलिए भाई वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो रही है, तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन कम चाहिए होता है तो आरबीसी ऑटोमेटिक कम हो रही है। जब आरबीसी की संख्या, जब वायुमंडल में ऑक्सीजन ही कम हो गई तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन है, इसलिए ज्यादा आरबीसी उसको एब्जॉर्ब कर ले, ज्यादा सोख ले, हीमोग्लोबिन ज्यादा से क्रिया करे और हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाए। यही कारण होता है जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं, यानी लगभग 4200 मीटर की ऊंचाई जिनकी होती है, उनके ब्लड में आरबीसी की संख्या 30% अधिक होती है लगभग। जो लोग अधिक ऊंचाई पर रहते हैं 30% तक उनके शरीर में आरबीसी की संख्या, मतलब उनके ब्लड में आरबीसी की संख्या अधिक होती है। हम आरबीसी संख्या की बात कर रहे हैं भाई आरबीसी की, तो इसकी संख्या को नापते कैसे हैं? तो इसकी संख्या को नापने के लिए एक मीटर होता है, और उस मीटर का नाम होता है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर, इसकी संख्या से हम आरबीसी को नापते हैं। बस एक बात और है आरबीसी के मामले में कि आरबीसी लाल रक्त कणिका या रेड ब्लड सेल
इसका एक दूसरा नाम भी होता है जो मैंने शुरू में ही चर्चा करी, जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट। उसके बाद हम चर्चा करते हैं भाई डब्ल्यूबीसी पे। आरबीसी की कहानी इतनी ही है। आरबीसी के बाद में डब्ल्यूबीसी की चर्चा करते हैं, या फिर डब्ल्यूबीसी की चर्चा हम अपने अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में। इसलिए वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए। ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं। थैंक यू।